प्रिय बालक, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 9th के प्यारे प्यारे से बच्चे। और आज हम बात करेंगे अपनी फिजिक्स के लेक्चर का। लेक्चर नंबर 4 होगा और आपके मोशन चैप्टर का ये समझिए कि जो भी कॉन्सेप्ट है वो चैप्टर तो खत्म हो गई होंगे इस लेक्चर में। और आपके बहुत सारे क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस दिया गया है, चाहे इंटेक्स में दिया है वह एक्सरसाइज में, वो भी क्वेश्चन बनते हुए दिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। वीडियो थोड़ा लेट था, अब परेशान नहीं होना है। अब आपकी स्पीड में चलेंगे सारे लेक्चर्स। तो हमने मोशन के इक्वेशन को जनरल मेथड से सॉल्व करना सीखा था। आज हम ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करेंगे। ग्राफ से सॉल्व कैसे होगा एक बार देख लीजिए। क्या हम किया था। चलिए, हाँ, लेक्चर 4 हम आप लोगों ने सीख लिया था सॉल्व करना जनरल मेथड से। ग्राफिकली मेथड से हम सॉल्व करेंगे। सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, हमारे सिलेबस को इतने बड़े क्यों बनाया जा रहा है? मुझे देखिए, अगर बिहार बोर्ड के हिसाब से देख रहे हैं आप तो भी जरूरत है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि सिर्फ बिहार बोर्ड छोड़िए, इसके बाद अब बड़े क्लास में जैसे 11th में जाएंगे और आपका कुछ सपना अच्छा है, आप सोचते हैं कि हमें जेई का एग्जाम देना है या नीट का एग्जाम देना है, तो फिजिक्स ऐसा इकलौता विषय है ये आपको टकराएगा दोनों विषय में, दोनों सिचुएशन में। चाहे आप नीट से एग्जाम डॉक्टर बनना चाहिए या इंजीनियर, फिजिक्स तो आपका पीछा करेगा ही करेगा। लेकिन फिजिक्स आपकी कमजोरी नहीं, आपकी मजबूती बन जानी चाहिए। वैसे कोई भी विषय, क्योंकि बच्चा ये आपका दिख रहा है कि सही गवर्नमेंट के जो भी रूल है कितना खराब है कि बच्चों को पढ़ने के बाद भी नौकरी जल्दी नहीं मिल रही है। तो समझिए कि हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। पढ़ लिख के नौकरी लेना कितना आसान नहीं है, फिर भी ये सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं ग्राफ के मेथड से सॉल्व करना। लेकिन पहले हम समझें ग्राफ होता क्या है। बहुत आपको अच्छा लगेगा और फील लगेगा, समझना है। देखिए, पहले मैं कहता हूँ ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ होता है, देखिए कि रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज एक्स और वाई। कोई दो रिलेशन, मैं बोल रहा हूँ कि अपने पास दो कोई क्वांटिटीज है। मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ मान लेता हूँ, एक्स है, यहाँ पर वाई। तो और ये एक्स और वाई में जो रिलेशन बताएगा उसको हम ग्राफ कहेंगे। जैसे कि मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ, एक आपने पढ़ा भी होगा, 2, यहाँ पर 3, 4। मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर है, इसी ग्राफ क्या कहेंगे हम। यहाँ पर क्या है, एक्स का भी मान 1 है और वाई का मान भी 1 है। मैं कहूँ 3 और 2, मैं कहूँगा एक्स का मान यहाँ पर 3 है और वाई का मान क्या है, 2 है। मैं कहूँगा 4 और 4, तो यहाँ पर एक्स का ही मान 4 है और वाई का मान 4 है। तो ये रिलेशन को डिनोट कर रहा है। पॉइंट जो है रिलेशन बता रहे हैं एक्स और वाई में। तो एक्स और वाई में रिलेशन बताने वाले को हम ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राफ। देखिए, अब वैसे ही बात करेंगे हम। इससे पहले यहाँ पर दिखाया हूँ कि यहाँ पर लिखा हूँ वाई और यहाँ पर एक्स। आप जानते हैं कि वाई एक्स वाई जिस बिंदु को करते हैं उसे ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होता है 0,0 होता है। लेकिन इस बात पर ध्यान रखिएगा, इस पर एक्स जो होता है ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, स्वतंत्र वेरिएबल होता है। ऐसे चर जिसको कोई वाई से लेना देना हो। लेकिन वाई जो होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, वाई डिपेंड करते हैं एक्स पर। इधर जो भी हम वैल्यू रखेंगे वो डिपेंड करेगा इस पर, लेकिन एक्स डिपेंड नहीं करेगा वाई पर। ठीक है, चलिए। अब देखिए सर, डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है। मैं बोल रहा हूँ कि सर अगर एक्स का मान बढ़ाएंगे तो वाई का भी मान बढ़ेगा, एक्स का मान बढ़ाएंगे तो वाई का मान बढ़ेगा। यानी वाई डिपेंड कर रहा है किस पर, एक्स पर। इस मान एक्स का मान 1 तो वाई का मान जो भी है, एक्स का मान बढ़ाओगे तो वाई का मान बढ़ेगा। यानी वाई का मान डिपेंड कर रहा है एक्स पर। ग्राफ में ऐसे आपको फील आएगा जब हम करेंगे क्वेश्चन। तो सिर्फ फिलहाल इसे याद नहीं, इसको आप समझे हैं कि वाई क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। चलिए, हम कुछ ग्राफ पढ़ेंगे अपने सिलेबस में।
देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है, अब देख रहे हैं सीधा रेखा में सीधा कटा है, इस पर y क्या है कांस्टेंट है, यानी y के मान चेंज नहीं हो रहा, y के मान जो भी था, मान लीजिए x 0 था तो ये y 2 होगा, y 1 हुआ तो भी समय 1 हुआ तो भी y 2 है, समय 3 हुआ तो भी y 2 है, समय 4 सेकंड हुआ जो भी y 2 है। तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पर y क्या है कांस्टेंट है, y क्या है कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ग्राफ कुछ ऐसे यूं गया है, तो यहाँ पर ना y चेंज हो रहा है, यहाँ पर y क्या कांस्टेंट था, यहाँ पर y चेंज हो रहा है, और कैसे चेंज हो रहा है, फास्टली चेंज हो रहा है। देखो x का मान बढ़ा है, मान लीजिए x का मान यहाँ पर 1 था, x का मान 2 है तो y का मान बहुत ज्यादा हो गया, x का मान 3 है तो y का मान और ज्यादा हो गया, x का मान 4 होगा तो y और ज्यादा हो गया होगा, यानी y फास्टली बढ़ रहा है। और किससे डिपेंड कर रहा है, x पर, क्योंकि x पर y डिपेंड करता है। इस ग्राफ में क्या होगा सोचिए, इसमें तो बोल दिया अपने y कांस्टेंट था, कोई चेंज नहीं आया, इसमें देखा कि अपने बहुत बिजोड़ बहुत फास्टली चेंज हुए हैं, यहाँ पर y क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ भी y का मान बढ़ा है, x का मान बढ़ा तो y का मान बढ़ा, y बढ़ा बढ़ा बढ़ा। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके अपोजिट हो रहा है, क्या यहाँ बढ़ते जा रहा था तो यहाँ देख रहे घटते जा रहा है, यहाँ x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ा है लेकिन धीरे बढ़ा है, जैसे x का मान 1 तो y के मान 2, x का मान जो भी x का मान ज्यादा हो गया तो y का मान थोड़ा सा बढ़ा है, तो यहाँ भी बढ़ रहा है लेकिन x का मान y का मान स्लो बढ़ा है, यहाँ फास्ट बढ़ा है यहाँ स्लो बढ़ा है, बढ़ा तो है देखो इंक्रीज किया है, कैसे इंक्रीज किया है, स्लोली स्लोली धीरे धीरे धीमा धीमे। आपने कुछ ग्राफ को देखा सब फील नहीं आ रहा है, अरे आएगा फील तो ऐसा है कि आप अगर आपका टीचर बन जाएंगे, थोड़ा सा रुकिए अभी। चलिए हम ये बात करते हैं सर इंटरप्रिटेशन फ्रॉम ग्राफ, हम ग्राफ को सब व्याख्या कैसे करेंगे। देखिए तो ग्राफ में नई चीज हम पढ़ेंगे स्लोप, क्या पढ़ेंगे स्लोप, स्लोप मतलब ढाल होता है, क्या होता है ढाल। स्लोप का हिंदी क्या होता है ढाल। चलिए ढाल, चलिए आइए ढाल समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर होगा एडवांस यूज, एडवांस क्या होगा, थोड़ा कुछ साइन कॉस टेन थीटा तो इस्तेमाल होंगे जो सर क्लास 10th में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, परेशान मत है, जितना जरूरत है उतना क्लास 9th में आपको सिखा दी जाए। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि देखिए यहाँ पर कुछ एंगल होगा, इस एंगल को हमने थीटा बोला है, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अच्छा मान लो कि यहाँ से यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर एक्स है, यहाँ तक आया तो कुछ डेल्टा एक्स लिखा हो, तो डेल्टा एक्स मतलब क्या हो गया, कुछ एक्स में चेंज आया, एक्स यहाँ पर आ गया, ठीक, तो वाई यहाँ पर दिख रहा है, ऐसे जो ग्राफ खींचे तो ऐसा क्या होगा, एक 0 था तो वाई भी 0 था, एक्स इतना हुआ तो वाई यहाँ पर आ गया, तो ये वाई में चेंज आया, इस वाई में चेंज आया, वाई यहाँ से वाई यहाँ पर गया है, ये वाई में चेंज को हम डेल्टा वाई लिखते हैं, और एक्स में चेंज होता है तो हम डेल्टा एक्स लिख रहे हैं। अब देखिए ढाल क्या होते हैं, ढाल जो होते हैं यहाँ पर ढाल जो भी है, एक बार हम बात करें, ढाल जो होता है धनात्मक एक्स अक्ष से रेखा के झुकाव को दर्शाता है। सब स्लोप क्या होता है, स्लोप जो हम स्लोप की बात कर रहे हैं, देखिए स्लोप ये स्लोप है, स्लोप क्या दिखा रहे हैं, एक्स अक्ष से कितना झुकाव है, ये एक्स अक्ष से इससे कितना झुकाव है, एक्स अक्ष से रेखा, ये रेखा जो है एक्स अक्ष से कितनी झुकी हुई है, कितना झुका है, कितना झुका है, कितना झुका है, अगर एंगल बढ़ा तो इतना झुकेगा, और एंगल बढ़ा तो इतना झुकेगा, तो ये एंगल पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन झुका हुआ दिख रहा है एक्स एक्सिस से, ये एक्स अक्ष से कितना झुका हुआ है। सर यहाँ मैं कुछ थीटा का वैल्यू लिखा हूँ, आपको याद रखना होगा ताकि हम इस पर जो क्वेश्चन बना तब से बनेगा। जैसे टेन थीटा होता है 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1/1 होता है,
tan 60 का मान √3 होता है, tan 90 का मान क्या होता है? फिर से देखिए, tan 90 का मान इनफिनाइट यानी अपरिभाषित, tan 60 का मान √3, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, tan 0 का मान होता है 0। इसे हम थीटा पढ़ते हैं। हो गया सर? tan थीटा क्या होता है? tan थीटा देखो क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई राइट एंगल है, इसका बेस है, ये हाइपोटेनस से लंब है। tan थीटा जो होता है, हम ये बात करेंगे, tan थीटा जो होता है वो लंब बटा आधार होता है, p बटा b होता है। लंब ऐसे यहाँ पर देखो, ये लंब क्या है? ये लंब, ये क्या बेस है, यानी y बटा x। ये भी तो कर सकते हैं, tan थीटा जो होता है y डेल्टा y बाई डेल्टा x होता है। ठीक है, चलो। और स्लोप को हम कहते हैं, स्लोप जो होता है m बराबर tan थीटा होता है। स्लोप बराबर m बराबर tan थीटा, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। स्लोप क्या होता है? धनात्मक x, देखो ये x इधर धनात्मक है, इधर x ऋणात्मक है, इधर की झुकाव नहीं, धनात्मक वाली जो झुकाव होगा उस रेखा को दर्शाता है, उसे हम स्लोप बोलते हैं। मैंने बोला ना स्लोप क्या होता है, आप डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, यानी चेंज इन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। देखो आपने क्या भरा, p बटा b, p बटा b, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो y बटा एक्स, ऐसे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भी कर सकते हैं आप। आप स्लोप को ऐसे भी बोल सकते हैं, स्लोप जो होता है डेल्टा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इसी को हम सर फॉर्मूला में कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा वाई को लिख सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस में कितना चेंज आया, और चेंज इन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में कितना चेंज आया, एक्स यहाँ से यहाँ तक आया है, वाई वहां तक गया है, तो इसीलिए हम स्लोप बराबर कहते हैं tan थीटा। अब देखिए एक, अब कुछ ग्राफ का एनालाइज किया जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप मान लीजिए यहाँ पर थीटा दी दी है, तो स्लोप स्लोप कैसे करते हैं हम लोग, ढाल कैसे करते हैं? देखिए ढाल चेक करने के लिए एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस पर देखना पड़ेगा, तो ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा रेखा, ये रेखा एक्स एक्सिस इतना झुका है, मान लो 30 डिग्री है, तो सर अगर यहाँ 30 डिग्री है, सर यहाँ पर कितना होगा, वहां भी 30 आएगा, क्योंकि अगर यहाँ भी आप एक सीधी रेखा ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो ये एक्स एक्सिस मान लो, एक्स एक्सिस ये क्या है, एक्स एक्सिस से अपने डॉट माना, ये जो एंगल बनेगा, जो एंगल यहाँ बना था वो एंगल यहाँ भी बनता हुआ दिखेगा, अर्थात कहीं भी किसी भी रेखा चेक करेंगे, यहाँ भी 30 आया, यहाँ भी चेक करें 30 30 30 ही आएगा। और यहाँ बात लिखा गया है 30 30 आ रहा है, ऐसा मतलब ऐसा अगर आप देखें समझ लेना ये यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है, स्पीड जो होता है एकदम चेंज नहीं होता है, सेम स्पीड रहता है। और स्लोप क्या पर अपने tan थीटा, m tan थीटा, स्लोप को m से देखा था, tan थीटा कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 का मान क्या सिखाएगा अभी जस्ट आपको, tan 30 का मान कितना बताया गया है 1/√3, आपको याद रखना पड़ेगा ये। और फायदा पता क्या है, क्लास 9th में याद करेंगे, क्लास 10th में काम आ जाएगा। यानी स्लोप यह कितना आया 1/√3, इसे आप मीटर जो भी ऐसा मान ले, चाल है तो जो भी। चलिए अब अपने ऐसे ग्राफ में क्या सीखा आपने, जो स्ट्रेट लाइन हो तो जब स्ट्रेट लाइन स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट, अगर स्लोप सीधा है तो समझना कि वो स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज ऑलवेज कांस्टेंट होता है, और स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अच्छा किसका ग्राफ था ये दूरी था, हमने वाई एक्स पर दूरी रखा था, नीचे समय रखा था। आप याद रखिएगा, काम आएगा दूरी समय ग्राफ। आपने क्या पढ़ा, दूरी समय ग्राफ क्या देता है, चाल देता है। मैं हिंदी में लिखता हूँ, आपको याद रखना होगा, दूरी और समय का हम जो ग्राफ निकालेंगे क्या देगा, हमें चाल देगा, स्पीड देगा, क्या दे देगा, स्पीड दे देगा। अब आइए हम बात करें, अब मैंने कह रहा है यहाँ पोजीशन, यहाँ कह रहा टाइम। पोजीशन को हम सर वही बता सकते हैं, चेंज कितना चेंज है, कोई ऑब्जेक्ट है वो हमने दूरी रखा था या पोजीशन रखा है। पोजीशन क्या है, कांस्टेंट है, मान लीजिए पोजीशन यहाँ था वही सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी अपने चेक किया सेम आया, यहाँ भी चेक करे सेम, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, यानी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे रेस्ट मोशन, रेस्ट मोशन है, वस्तु किसमें है, रेस्ट में है। और रेस्ट वाला ग्राफ कैसे आया, कैसे आएगा ग्राफ, तो यह स्लोप निकालेंगे तो ये भी चाल को बताएगा, एक्स बाई टाइम tan थीटा बराबर 0।
और पोजीशन को चलो हम मान लें कि एक्स, ये पोजीशन को हम मान लो किसे डिनोट करते हैं, पोजीशन को मान डिनोट किया एक्स से। ये टाइम वाला नहीं है, ये वाई नहीं है, पोजीशन को हम जनरली एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स में कोई चेंज नहीं है, ये क्या स्पीड है। आपने इसमें क्या देखा, स्पीड कोई चेंज नहीं आ रहा था, एकदम वस्तु क्या रेस्ट में है। तो फॉर कांस्टेंट क्वांटिटी ग्राफ वाई कांस्टेंट, यहाँ पर वाई कांस्टेंट है, वाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जब वस्तु विराम गति में होती है तो उसका जो ग्राफ आता है वो वाई अक्ष के समांतर होता है, एक्स अक्ष के, वाई जो होता है एक्स अक्ष के समांतर होगा, वही लिखा गया है। जो वाई होंगे वाई कांस्टेंट होगा और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसे एक्स अक्ष है वैसा ही वाई अक्ष आ रहा है। अब पिछले में क्या था, ऐसे था, यानी स्लोप यहाँ क्या है, जीरो है। स्लोप जीरो हो तो वस्तु क्या है, रेस्ट में होगी। अब इसको समझते हैं, एक और दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे गया है, इसको मैं ऐसे बना के दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर। ये मान लीजिए ऐसा ग्राफ गया है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि सर इसमें क्या चेंज है। तो स्लोप निकाल के मान लीजिए कि यहाँ पर हम टेंजेंट, आपने क्या सोचा, एक्स अक्ष से कोई टेंजेंट खींचेंगे तो इसका ढाल मत पता चलेगा। तो ये कोई पॉइंट मान लेता हूँ, और मान लो इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, कितना एंगल बना रहा है, और एक यहाँ पे चेक कर रहे हैं कितना कोण बना रहा है। तो जो मान लो यहाँ पर हमने चेक किया ये वाला पॉइंट पर, तो ये मान लो जो ऐसे टेंजेंट खींचा, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, एक आपको स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। यहाँ का मान लो यहाँ पर स्पर्श खींचूंगा, स्पर्श रेखा, तो ये स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ, ये कोण बन रहा है। यहाँ पर स्पर्श खींचा तो ये कोण बन रहा है। तो हमको देखना है कि ये कोण को मैं अल्फा मान लेता हूँ, और ये जो यहाँ का पॉइंट जानने के लिए हम बीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात दिख रहा है कौन एंगल बड़ा है, तो मैं लिख सकता हूँ ये वाला एंगल ए, स्लोप ए जो होगा tan अल्फा होगा। ये बी वाला स्लोप निकालेंगे तो tan बीटा होगा। यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल बड़ा दिख रहा है, ये वाला यहाँ पर ज्यादा चेंज आया है, यहाँ पर कम चेंज है, ये बड़ा चेंज है। tan बीटा जो यानी बी जो है वो ए से अल्फा से बड़ा है, बी जो है अल्फा से क्या है बराबर, इसे अल्फा पढ़ते हैं इसे बीटा पढ़ते हैं, मैं साइड में लिख दिया हूँ। चलो, तो आप कह सकते हैं कि tan बीटा वाला जो है tan बीटा और tan अल्फा में क्या हो गया, इसका स्लोप कैसा रहा। आप कह सकते हैं कि स्लोप बी का जो ढाल है स्लोप ए से क्या है, ग्रेटर देन है। तो लिख दे स्लोप एम बी ग्रेटर देन स्लोप एम ए। अब देखिए ऐसा इसमें क्या बता रहे हैं, अगर ऐसा ग्राफ आ जाए कि ये वाला ये एंगल ज्यादा है ये कम है, इसका ढाल ज्यादा है इससे कम है, तो इसमें क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, स्पीड जो भी होगा यहाँ पर स्पीड क्या भी ज्यादा निकला। तो इसे हम कहेंगे नॉन इन्फॉर्मेशन, असमान गति। ये क्या है, असमान गति का ग्राफ है। और इसे हम, इसमें जब स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है, स्पीड पिछले में क्या था, स्पीड कांस्टेंट था, इसमें स्पीड क्या है, बढ़ रहा है, स्पीड क्या है होती है, बढ़ रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड इंक्रीजिंग स्लोप कर सकते हैं, यानी ढाल में क्या हो रहा है, चेंज, वृद्धि हो रही है, एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। ऐसे मोशन के कहेंगे हम लोग, ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे ग्राफ वाले क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। ये त्वरण वाला मोशन है, त्वरण वाला गति है। कैसे मालूम चला, अब देखिए इसका जो एक बार मैं आपको बना के दिखाऊं ना और अच्छा फील आएगा। चलिए यहाँ समझिएगा, ये मान लीजिए आपके पास ये कोई पोजीशन है, पर यहाँ पर टाइम है, मान लीजिए ऐसा कुछ ग्राफ आया। तो एक बार यहाँ का हम टेंजेंट निकालते हैं, टेंजेंट निकालने के लिए एक बार हमको एक्स एक्सिस, ये क्या है, एक्स अक्ष है, इस अक्ष से हमको एक स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा, खींच दिया हमने, टेंजेंट टेंजेंट ड्रॉ किया। एक बार यहाँ इस पॉइंट को जानना चाहते हैं, इस पर क्या टेंजेंट, इधर से स्पर्श रेखा जाना चाहिए, ए गया। जब भी हम स्लोप चेक करेंगे तो जो भी इसका एंगल चेक करेंगे हम एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष मान यहाँ से चेक करेंगे, जो रेखा है ये वाला लाइन गया है तो ये एक्स अक्ष है। अब देख रहे हैं इससे ये एंगल बड़ा है, इस एंगल से ये वाला एंगल क्या बड़ा है, तो इसको मैंने बी माना था, इसको ये माना, तो ये बी वाला बड़ा है, तो ये क्या स्पीड बढ़ते जा रहा है। अब पिछले में क्या था, एकदम ऐसे स्पीड कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये क्या था, एक्स अक्ष के पैरेलल गया तो कोई स्पीड चेंज नहीं हुआ, स्पीड जीरो जीरो रहा, कांस्टेंट रहा। लेकिन इसमें चेंज हो रहा है, स्पीड स्पीड बढ़ते जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ये क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है, इसमें त्वरण है। आपने त्वरण को पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर। अच्छा कुछ ग्राफ ऐसा मिल जाए तो
ये सीधा। चलो, तो यहाँ पर देते हैं टेंजेंट खींच के। तो इसको टेंजेंट खींचने के लिए हमने यहाँ ग्राफ खींचा, ये ड्रॉ किया, और ये वाले को जानने के लिए हमने टेंजेंट यहाँ खींचा, एक शख्स। ये तो नेगेटिव साइड में क्या है जो भी, लेकिन अभी देख रहे ये बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं आप, सॉरी, अल्फा, एंगल अल्फा बड़ा है और एंगल बीटा क्या है, छोटा है। तो अल्फा बड़ा है बीटा से, तो यहाँ क्या होगा, घटता हुआ। यहाँ क्या होगा, घटता हुआ। और इसमें घट भी रहा है, और ग्राफ ऐसा गया है, तो इसमें घट भी रहा है। तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग स्लोप है, घटती हुई ढाल है। और घटती हुई ढाल क्या बता रही है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये भी है, लेकिन यहाँ चाल घट रहा है, तो इसको हम रिटार्डेशन भी कर सकते हैं, रिटार्डेड मोशन है, रिटार्डेटेड मोशन। रिटार्डेड मोशन कह दीजिए, या रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, यानी इसको हम मंदन भी कर सकते हैं, ऋणात्मक त्वरण भी कर सकते हैं। अब आते हैं, अब देख लीजिए दूरी समय ग्राफ। अब ये थोड़ा आपके लिए जरूरी है। अब चलिए हम कुछ कुछ केस देखते हैं। यहाँ मान लीजिए दूरी रखा है, यहाँ का समय, इसका स्लोप निकालेंगे। दूरी समय ग्राफ का जो ढाल निकालते हैं स्लोप, तो क्या मिलता है, ये अब याद कीजिए, ये याद रखना है, रिमेम्बर, यहाँ लिखता हूँ, याद रखें, याद रखें, ताकि हम ग्राफ से जब भी रिविजन करेंगे मोशन की इक्वेशन का, तो ये कौन से पता होना चाहिए। तो दूरी समय ग्राफ क्या देता है, चाल। दूरी समय ग्राफ का स्लोप क्या देता है, चाल देता है। और वेग, चाल या वेग, ऊपर चाल है या समय है, वेग समय या चाल समय का जो भी ग्राफ देगा वो त्वरण देगा, क्या देगा, एक्सेलरेशन देता है, याद रखना है आपको। और देखिए, तो ऊपर वाली त्वरण है, नीचे समय है, तो क्या देगा, कुछ भी नहीं देगा। त्वरण को हम समय से डिवाइड देंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हो गया। अब देखिए, अच्छा मान लीजिए यहाँ पर विस्थापन है और ये समय है, तो विस्थापन बटे समय क्या मिलता है, याद करो, वेग मिलता है। क्या मिलता है, वेग। ऊपर विस्थापन और नीचे समय, तो वेग मिलेगा। दूरी समय ग्राफ का चाल देगा, चाल वेग समय का क्या देगा, त्वरण देगा। और त्वरण समय का ग्राफ कुछ भी नहीं देगा। चलो, ये आपको 3 पॉइंट रखना है, 1 2 3, 1 2 3, ये तीनों को याद रखेंगे, ये कोई जरूरत नहीं पड़ता है। अब ये सब एरिया अंडर ग्राफ पढ़ते हैं कि ग्राफ क्या देगा, ये अपनी तो ढाल पर है। जैसे दूरी समय ग्राफ का चाल, दूरी समय ग्राफ का जो ढाल देगा वो चाल देगा। चाल और चाल वेग, चाल या वेग समय का जो स्लोप देगा वो त्वरण देगा। विस्थापन और समय का जो स्लोप देगा वो वेग देगा। लेकिन सर ग्राफ एरिया क्या देगा, क्षेत्रफल क्या देगा, ये एरिया के बारे में पढ़ते हैं। ये मान लीजिए कि वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो अपने पर एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, आप जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। ये कितना लेंथ है और ये कितना चौड़ाई है, गुना कर दीजिए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। अब डेल्टा एक्स क्या होता है सर, डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स क्या है सर, चेंज इन क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्स से एक्स एक्स में कितना परिवर्तन, गुना चेंज इन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। इन एक्स एक्स में कितना चेंज आया और वाई एक्स में कितना चेंज आया, और बीच में देखो मल्टीप्लाइकेशन था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइकेशन लगाया। ये डेल्टा एक्स के लिए आ गया, चेंज इन क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस, और y के लिए क्या लिखा है, चेंज इन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, मल्टीप्लाई। आइए देखते हैं, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया कुछ ना कुछ देगा आपको। अब देखिए यहाँ पर कुछ बात करते हैं, एरिया निकालते हैं इसका। यहाँ एरिया निकालते हैं, मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसा है, तो ये क्या है, डेल्टा एक्स, और ये क्या है, डेल्टा वाई। इन एक्स में कितना चेंज आया, यहाँ तक आया, और वाई में यहाँ तक चेंज आया। ये वाई का चेंज है, देखिए वाई में इतना चेंज है और एक्स में इतना चेंज है। एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। बेस में कितना है सर, ये क्या है, ट्रेंगल बन रहा है, तो बेस में क्या है, डेल्टा एक्स। आधार में क्या है सर, डेल्टा वाई। तो यहाँ से एरिया निकल जाएगा। सर निकाल के बताइए, निकालेंगे हम, थोड़ा सा परेशान मत होइए। आइए अपने जो मौसम में यूज होने वाला है उसे आपको दिखाया जाए। आइए कुछ एनालाइज किया जाए। जैसे यहाँ देखिए, ये ग्राफ छोड़ दीजिए, 1 2 3, 3 में देखते हैं। यहाँ मैंने पोजीशन रखा, यहाँ टाइम रखा। स्लोप निकालते हैं। स्लोप आपने पढ़ा था कि क्या होता है, ये कितना पोजीशन में चेंज आया और कितना नीचे टाइम आया, तो ये क्या देता है, चाल देता है। सर इसका एरिया क्या देगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु का पोजीशन है, स्थिति है, यहाँ पर समय है, इसका हम स्लोप निकालते तो चाल मिल गया। याद भी किए हम पिछले स्लाइड पर। हाँ, एरिया क्या देगा, इसका क्षेत्रफल क्या देगा, तो देखते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर क्षेत्र, इसका एरिया कुछ नहीं देगा, यानी वस्तु का पोजीशन में
और उसके समय से आप एरिया निकालेंगे तो कोई आपको कुछ मिलेगा नहीं। सर इसमें क्या है, यहाँ मान लो वेलोसिटी है, यहाँ पर क्या है सर, टाइम है। यहाँ वेलोसिटी है और यहाँ पर क्या है, टाइम है सर। इसका एरिया निकालते हैं तो क्या मिलता है, देखते हैं। स्लोप क्या होता है, अगर इसका स्लोप निकालेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम, याद करो क्या है, त्वरण होता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। सर इसका एरिया क्या देगा, आइए एरिया निकालते हैं। तो एरिया होता है डेल्टा माने डेल्टा वी इंटू डेल्टा टी। वी पर क्या होता है, विस्थापन, और ये क्या है सर, टाइम। तो विस्थापन गुना समय क्या होता है, विस्थापन गुना समय क्या होता है, ये वेग गुना समय क्या होता है, तो विस्थापन होता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर कोई पूछे कि वेग और समय का ग्राफ ढाल स्लोप क्या देता है, तो ये देता है। स्लोप क्या देता है उसका, ये मतलब तुरंत तुरंत देता है एक्सेलरेशन। आपने क्या किया, वेग और समय का जब हम स्लोप निकालेंगे, ढाल निकालेंगे तो क्या देगा, त्वरण देगा। क्या देगा, त्वरण। क्या देगा जी, त्वरण देगा। लेकिन उसका एरिया निकालेंगे तो क्या देगा, तो उसका वेग और समय का एरिया निकालेंगे तो देगा विस्थापन। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ऐसे ही अगर त्वरण है, टाइम है, इसका स्लोप निकालेंगे तो नथिंग, हम पहले ही बताए थे आपको कुछ नहीं मिलता इसमें। लेकिन इसका एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा, एरिया इसका क्या होगा, मान लीजिए कि त्वरण इंटू समय, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, वेग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। अब क्या याद करना है, तो यहाँ पर पॉइंट मार दिए हैं, देखिए याद रखना है केवल एरिया अंडर वीटी ग्राफ। वेग और समय का ग्राफ निकालेंगे एरिया, वेग और समय का एरिया निकालेंगे तो आपको विस्थापन देगा। और त्वरण और समय का ग्राफ एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर त्वरण और समय, तो क्या देगा आपको, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन की दर बताएगा आपको कि चेंज कितना वेलोसिटी में चेंज आया। आइए पर क्वेश्चन करते हैं, ग्राफ तो आपको जैसे समझ आएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सवाल है कि मान लीजिए कि यहाँ पर टाइम 1 2 3 4 5 6 7 दे गया है, और इधर क्या है, मान लो इधर 4, यहाँ टाइम क्या है, 4 0 था, 4 था, और डॉट डॉट जो 10 यहाँ पर दिखाया गया, 16 दिखाया गया। इसको इस पर सवाल पूछा गया है। पहला पूछा गया कि व्हाट टाइप्स ऑफ मोशन इंक्रीज बाय ओ ए। ओ से ए क्या है, कैसा कैसा ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है, कोई कैसा गति है। देखिए स्पीड बढ़ रहा है क्या, बिल्कुल बढ़ रहा है। बी में सवाल पूछा गया है कि ए बी क्या है, ए से बी क्या है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप्स ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंट बाय बी सी। बी सी, देखिए बी से सी कैसा मोशन है कल। और डी में पूछा गया फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। इसमें देखना कि बीसी का मतलब त्वरण कैसा है, और कैलकुलेट द रिटार्डेशन। इसमें आपको रिटार्डेशन दिखाना कैसा रिटार्डेशन है, और फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी ए से बी। कोई बॉडी ए से बी कितना दूरी तय की है, ये भी निकालना है। तो इसी ग्राफ में जितना हम लोग सीखे ना, सारा काम आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे अच्छे से। चलिए आइए सॉल्व करते हैं पहले वाले पार्ट को, ये वाला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। वो ये निकालना है, ओ से, देखिए ओ से। अब जाहिर सी बात देखिए स्पीड बढ़ रहा है, तो हम क्या कह देंगे, ये इंक्रीजिंग स्पीड है। और कैसा बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है, असमान गति भी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी है। इंक्रीजिंग स्पीड बढ़ता हुआ स्पीड है, स्पीड चाल बढ़ रहा है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से। बी वाले पार्ट कैंसिल करेंगे, ए बी वाले का। ए बी वाले में देखो बोला गया है ए से बी, ये ए से बी देखो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। किसके पैरेलल है, एक्स अक्ष के। तो पैरेलल है तो क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, तो लिख देंगे इसमें स्पीड क्या है, 6 की स्पीड से जा ही रहा था, लेकिन 6 की स्पीड से ही कांस्टेंट जा रहा है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है। कैसा है, यूनिफॉर्म स्पीड है। सी में बीसी को बोला गया था, तो बीसी को नीचे आई थी ग्राफ, तो घटता हुआ चाल था। डी में क्या बोला गया, एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो स्लोप ऑफ ओ ए निकालना पड़ेगा। ओ ए, इसका स्लोप निकालो। यहाँ पर कितना चेंज आया, 6, और टाइम कितना है, टाइम देखो अपने का स्लोप क्या होता है, y बटा एक्स, तो y कितना गया है 6 पर, और x कितना है इसमें देखो तो 4 है, 6 बटे 4 को डिवाइड कर दो, आ जाएगा इसका त्वरण। तो त्वरण कितना आ गया, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन निकालना था बीसी का, जो झुका था, तो 6 से आया तो नीचे एक बार आ गया पूरा 6 पर, तो -1 के उसमें आया। डिस्टेंस निकालना था पूरा, ए से बी कितना चला है, तो एरिया अंडर ए बी।
एरिया क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए यहाँ पाइए एरिया किसका निकलना है, ए से बी, ए से बी, ए से बी का एरिया निकालिए, ए से बी का एरिया। देखिए जितना दूर ये है उतना दूर ये भी है, उतना दूर ये भी है, उतना भी है। अगर मान लीजिए ये वाला इतना दूरी 6 था, 6 के बोला हमने 0 से लेकर 10 आया, और इतना दूर 4 माइनस करेंगे हम, ये यहाँ से तक 10 है, और इतना ये वस्तु यहीं से दूरी तय की है, तो इतना माइनस करेंगे 4, तो ये भी 6 बचेगा, ये भी 6 बचेगा, ये भी 6 बचेगा, ये भी 6। तो ये तो स्क्वायर हो गया ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर कर दो, ये 6 गुना 6 लिख दो, तो आपका आंसर 36 आएगा। तो ये रहे सारे क्वेश्चन का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया वीडियो। आइए हम इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करते हैं ग्राफ की विधि से। अपने जनरल मेथड सॉल्व किया था, त्वरण का सूत्र लगाया, एक लाइन में आंसर आ गया था। ये ग्राफ सॉल्व करना है, तो ग्राफ सॉल्व करने के लिए हम ऐसे एक रेखा लेते हैं, ऐसे ढाल स्वरूप लेते हैं, और हम लोग यूनिफॉर्म मोशन ही लेंगे यहाँ पर। देखिए अब इसको हम डॉट से गिरा रहे हैं यहाँ तक, बड़े यहाँ तक, और एक बार यहाँ एज्यूम करते हैं कुछ, ताकि ट्रायंगल बन जाए। हमको एरिया निकालना पड़ेगा इसमें। तो स्लोप जो क्या होता है ए बी का, हम ए बी का स्लोप निकालेंगे, तो जिसका स्लोप का फॉर्मूला था एम वाई एक्सिस बटा एक्स एक्सिस। तो वाई पर कितना है, यहाँ पर है, तो और यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक स्लोप, तो ये क्या है वाई, वाई क्या है बी सी, और एक्स, एक्स कितना है पर ए सी है, तो बी सी बाई ए सी। बी सी कैसे निकालेंगे, बी सी हमको इतना दूर का मान चाहिए, इतना दूर का मान कैसे निकालेंगे, तो हम पूरा में से इतना, में से इतना घटा देंगे, सॉरी ये पूरा में से इतना घटाएंगे, पूरा में से और इतना घटा देंगे तो इतना का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, भी है, और इतना घटाना चाहते थे, ये क्या यू है, देखो यहाँ यू लिखे हैं, तो पूरा में से यू घटा देंगे, तो भी में से यू घटा देंगे तो हमारा ये बी सी मिल जाएगा, तो उसको भी माइनस यू लिखते हैं। अब आगे बताइए, इसको हम टी से मल्टीप्लाई यहाँ पर, अच्छा ये क्या है, आपने पढ़ा था, हम स्लोप निकालेंगे, तो ये स्लोप क्या देगा इसका, बी माइनस यू बाई टी क्या होता है, त्वरण होता है। एक बार इसके ये देखा हमने पढ़ा था, बेग और टाइम, बेग और टाइम का जो ग्राफ देता है त्वरण देता है। पहले ये तो याद रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर क्या वेलोसिटी है, यहाँ पर क्या टाइम है। वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ जो स्लोप देगा, इसका स्लोप क्या देगा, इसका स्लोप देगा, आपने किसका निकाला, बीटी, बीटी का स्लोप निकाला, स्लोप क्या देगा, त्वरण देगा, बी माइनस सी बाई टी। अब देखिए ए में टी से गुणा टी हो गया, यही सॉल्व करना था। मोशन के पहले क्वेश्चन नहीं होता, बी बराबर यू प्लस टी, तो पहले से हम अपने डिराइव कर लिया। चलिए अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कैसे करेंगे। तो दूसरे मोशन का इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम करेंगे, उसका एरिया निकालेंगे। याद रखिएगा, पहले में स्लोप से निकालते हैं उसका त्वरण, पहला इक्वेशन, और दूसरे इक्वेशन के लिए हम लोग एरिया निकालेंगे, उसका एरिया निकालेंगे, बीटी का एरिया निकालेंगे। और बीटी का एरिया कहता है डिस्प्लेसमेंट देता है, आपको पता है। और एरिया क्या होता है, देखिए इसमें दो एरिया बने हैं, एक तो क्षेत्रफल बना है ओ ए सी डी, और एक बना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोनों देखो, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल और इस आयत का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे तो हमको इसका देगा। तो पहले हम उसका एरिया निकालते हैं, बीटी का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे। और त्रिभुज ये भी, इसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, उसमें त्रिभुज बना है एसीबी। देखिए ए सी बी, आधार गुना ऊंचाई, आधार कितना है एसी, ऊंचाई कितना है बीसी है, वही लिखे हैं एसी गुना बीसी। और एक त्रिभुज आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो उसकी लंबाई ओडी है और सीडी है। आइए आइए वैल्यू पुट करते हैं, आइए वैल्यू पुट करते हैं एसी का, 1/2 एसी जो है, एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए से सी यही है क्या, एसी इसके पैरेलल है क्या, हाँ जी, ये क्या टाइम है, तो हम एसी के लिए टाइम लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल टाइम लिख सकते हैं। और बीसी के लिए देखिएगा, बीसी, ये बीसी क्या है, बीसी क्या है सर, तो बीसी के लिए हम लिख सकते हैं वही फिर से, ये बीसी कैसे निकलेगा, तो पूरा बीडी में से, पूरा बीडी में से, पूरा बीडी में से बीसी घटा देंगे, तो वही लिखे, वही लिखा हूँ पूरा। तो बीडी क्या है, भी है, ये क्या यू है, और ये क्या देखिए ओडी क्या है, टाइम था, और सीडी क्या था, यू था, यानी यूटी हो गया, मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, यूटी। आइए सॉल्व करते हैं, हाफ
एक बार हम क्या करेंगे, हाफ वी टी क्या है, अपना वी है, ठीक है। एक बार यू में टी से मल्टीप्लाई तो यू टी, हाफ को ये यू टू को मैं यहाँ ला दिया हूँ, ये यू टू को मैं यहाँ ला रहा हूँ, यू टू यू टी को यहाँ ला दिया, हाफ। अब देखिए टी है वी माइनस ए, वी माइनस यू, वी माइनस यू क्या होता है, देखिए आप पहले क्वेश्चन पढ़े थे कि वी माइनस यू जो होता है 80 होता है, वी माइनस यू क्या होता है 80 होता है, तो वी माइनस यू के लिए मैं क्या लिखूंगा 80। अब देखिएगा यू टी हाफ, इसे मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। तो ग्राफ से कितना जल्दी सॉल्व हो गया। लेकिन आपको दोनों मेथड आना चाहिए, जनरल मेथड से भी सीखे थे हम लोग, अगर आप क्लास 11 में जाएंगे तब सीखेंगे कैलकुलस मेथड से। ये थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। अब तीसरा मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी देखिए हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर बीटी ग्राफ का एरिया निकालेंगे। आइए देखिए, एक और इसमें आप देख रहे हैं क्या, डायरेक्टली हम ये भी तो कर सकते हैं, एक समलंब चतुर्भुज, ये भी तो एरिया निकल रहा है ना, समलंब चतुर्भुज। हाँ, अब समलंब चतुर्भुज बन रहा है, और बीटी का ग्राफ एरिया बीटी का देता है, विस्थापन देता है, और उसमें एरिया किसका निकालना है, समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल। समलंब जो क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। सर पैरेलल भुजा क्या होती है, देखिए ये वाला और ये वाला पैरेलल भुजा है। अभी क्लास 9 जब को मैथ पढ़ाए भी थे क्षेत्रफल में, 1/2 समांतर भुजा क्या है, ओ प्लस बी डी, और एसी ऊंचाई है हाफ, ओ क्या है बी है, बी डी क्या है यू के बराबर है, एसी टी है। अब देखिए ना सर, ओ से ए क्या है सर, ओ से ए क्या है यू है सर, भी है, ओ से ए, ओ से ए क्या है पूरा पूरा ये आपका यू है, बी डी, बी से डी, बी से डी क्या है सर पूरा से पूरा भी है। तो मैं थोड़ा यू यहाँ लिख दिया हूँ, इसको यहाँ लिख दिया, कोई टेंशन नहीं। एसी ऊंचाई क्या है, एसी, एसी क्या टाइम है, नीचे टाइम था। देखिए 2 मल्टीपल में यहाँ चला 2s हो गया, क्या बचेगा आपके पास v प्लस यू टाइम। अच्छा बच्चे टाइम के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ओहो ये क्या बड़ा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ से बन जाएगा आपका पूरा पूरा आपका नोट्स अच्छे से बनेगा। समझिए इसको पहले, एसी टाइम, और टाइम के लिए याद कीजिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे पहले क्वेश्चन में, v बराबर u प्लस ए टी। सर यहाँ से हम टाइम निकालें तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर पहले तो ये u प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, और ये मल्टीपल में डिवाइड में आ जाएगा, तो मेरे पास टाइम फॉर्मूला बचेगा भी। एक बार इसको ऐसे समझिए, बढ़िया से अच्छे समझिए। तो पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा v बराबर पहला मोशन इक्वेशन u प्लस ए टी, यू को इधर लाइए तो v माइनस यू, ए टी बचिए, टाइम निकालिए तो v माइनस यू, और ये इधर आ गया क्या, ये टाइम का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया, किसका सूत्र हो गया, टाइम का। तो टाइम है, तो टाइम के लिए मैं v माइनस यू ये लिख सकता हूँ। अब देखिए 2s ये मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर लग दीजिए, इधर क्या हो जाएगा 2s, अब बचेगा v प्लस यू और v माइनस यू। आप जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2s बराबर हो गया v माइनस बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, या ऐसे भी होता है, हो गया। तो हमने मोशन के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब बचते हैं सारे क्वेश्चन आंसर, लेकिन अब क्वेश्चन का ये हो गया है तो मुझे एक लेक्चर और लेना ही पड़ जाएगा, और वो लंबा लेक्चर लेना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी होंगे। आइए चलते हैं हम लोग एक और मोशन पढ़ लेते हैं, सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन क्या होता है, देखिए सर्कुलर मोशन में देखिएगा, मैं ये बात कर रहा हूँ, मान लीजिए ऐसा, ये कोई कोई ऑब्जेक्ट ना ऐसे से घूम रही है गोल गोल, तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वृत्तीय गति में क्या होती है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार गति करता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है, चाहे गोल गोल रास्ता हो सर्कुलर, उस पर कोई वस्तु गति करेगा तो भी सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ये दो प्रकार के हो जाएंगे, एक हो जाएंगे एक समान वृत्तीय गति और एक होंगे असमान वृत्तीय गति। सर एक समान कैसे होंगे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर वस्तु वेलोसिटी चेक किया, चार तक 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 2 मीटर, इसको कहेंगे हम एक समान गति। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लो कि है तो वृत्ताकार रास्ता, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी 4 है, यहाँ पर मान लीजिए 8 है, यहाँ 2 था, यहाँ इस पोजिशन पर 2 था, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 8 है, मतलब चेंज हो रहा है, तो असमान। तो यूनिफॉर्म मोशन दोनों हो सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, सॉरी सर्कुलर मोशन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक समान और असमान।
एक समान में क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा, और इसमें क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा। अगर पूछे परीक्षा में अंतर तो लिख सकते हैं आप लोग। इसमें डायरेक्शन और इसमें दिशा जो होता है कांस्टेंट नहीं होता है, वो डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट नहीं होगा, दिशा तो बदलेगा ही। यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पर डायरेक्शन उधर हो गया, इधर डायरेक्शन ऐसे हो गया, डायरेक्शन फिक्स नहीं रहेगा, डायरेक्शन तो इसमें चेंज होता ही रहेगा। इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। इसमें त्वरण, इसे त्वरित गति कहते हैं, इसे भी त्वरित गति कहते हैं, यानी ये भी एक्सेलरेशन मोशन होता है, ये भी एक्सेलरेशन मोशन होता है। डिफरेंस कितना आया, सिर्फ सिर्फ स्पीड पड़ा गया, इसमें स्पीड कांस्टेंट होता है, इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है, बाकी सब चीज दोनों में सेम सेम होते हैं। एक होता है सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्री पीई, यहाँ पर पीई है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्रीय त्वरण। देखिए जैसे कि ये कोई वस्तु है, यहाँ पर सेंटर है इसका, यहाँ से इसका ये जो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गति कर रही है, तो सेंटर के देखो इसका जो भी इसका त्वरण किधर आएगा, इधर आएगा, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आ गई, वही ऑब्जेक्ट यहाँ आ गई, इसका भी त्वरण किधर आएगा, इधर आएगा, यानी त्वरण इसका कहाँ लगा, सेंटर पर लगता है, इसीलिए इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कोई अपने वस्तु के लिए कैसे नचाएंगे गोल गोल, तो उसका जो भी अब जहां से नचा रहे ना, वहां सेंटर पर उसका एक्सेलरेशन होता है। और सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रीय त्वरण के लिए निकालने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है v स्क्वायर अपॉन r के बराबर होता है, और उसका स्पीड निकालने के लिए लगा सकते हैं 2 पाई r बटा समय, 2 पाई r बराबर t, 2 पाई r को आप t से डिवाइड करेंगे तो उसका स्पीड निकल जाएगा। इस पर कुछ सवाल हम बनाएंगे तो और अच्छा फील आएगा। 6 तो बज चुके हैं। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उतना पढ़ने का फायदा क्या हो जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे। आइए, सवाल है कि एक साइकिलिस्ट हैं, जा रहे हैं सर्कुलर पाथ पर, ट्रैक पर चल रहे हैं, 2 मिनट में चले हैं। इफ रेडियस सर्कुलर ट्रैक इज 105 मीटर, उसका रेडियस इतना है, आपको कैलकुलेट करना है, गणना करना है हिज स्पीड, उसकी चाल गति, उसकी चाल। अभी आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला रखिए, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन में दिख रहे हैं। बच्चे को फॉर्मूला की चाल निकालने के लिए 2 पाई r बाई टी करते हैं, चाल निकल जाएगा। 2 पाई के मान 22/7 होता है, r दिया ही था, और टाइम दिया है 2 मिनट में, 2 मिनट में 60 सेकंड होता है। बस इसको सॉल्व कर दिए होंगे, सारे बच्चों का आंसर आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेंगे एक बॉडी है मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, 5 की स्पीड चल रही है और सर्कुलर पाथ पर, रेडियस 5 मीटर है, द एक्सेलरेशन द बॉडी, उसका त्वरण ज्ञात करना है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। अब जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, v स्क्वायर बाई r। लेकिन पहले देखिए r दिया है मीटर में, ये दिया है, तब त्वरण ऐसे भी निकाल सकते थे। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर बटा r, तो v स्क्वायर कितना, v कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और r रेडियस कितना है 5 मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर ये होगा, मीटर से मीटर कट जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बचेगा, ये आंसर हो गया। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें हो गया। आइए कोई सवाल भी देख लेते हैं। कह रहा कि एक वस्तु जो है कुछ दूरी तय करती है, क्या उसका विस्थापन शून्य हो सकता है? बिल्कुल, हम शुरू में ही पढ़े थे, क्योंकि जहां से जाएगी वहीं पर खड़ी हो जाएगी, तो उसकी वस्तु उसका तुरंत शून्य हो सकती है। जैसे यहाँ पर कोई वस्तु है, यहीं से चली और यहीं पर रुक गई, तो इसके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो यहाँ पर इस किस्म एक्सेलरेशन क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन देखिए जैसे कि यहाँ से गया फिर यहाँ से पर तो 0 हो गया, लेकिन इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस इधर से गया तो 10 आया तो 10, डिस्टेंस तो 20 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। ये आपका बुक वाला सवाल है, बुक वाले। एक किसान है जो 10 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत पर सीमा पर, उसका खेत वर्गाकार है, उसका खेत क्या है, वर्गाकार है, ऐसा है, और इसकी सीमा पर अपने खेत के चारों तरफ ऐसे से घूम रहा है, 40 सेकंड में चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है, लेकिन 2 मिनट 20 सेकंड चला तो कितना क्या होगा, उसका विस्थापन बताइए। 40 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है, तो किसान क्या किया, 2 मिनट 40 सेकंड तक उसमें चला है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है क्या आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन मजेदार क्वेश्चन था ये।
पहले ये बताइए कि 2 मिनट 40 सेकंड में कितना जाएगा? एक 40 सेकंड में तो 10, और पहले 2 मिनट 20 सेकंड में कितना होता है? तो 2 मिनट में होता है आपका 120, 140 सेकंड होता है। तो पूरा पूरा कितना राउंड मारेगा ये? 2 मिनट 60 सेकंड में और 20 मिनट में, टोटल कितना हो गया? 120 सेकंड। 120 सेकंड में कितना जाएगा वो? 40 में एक राउंड, तो 20 में 120 में 3 राउंड मारेगा, 3 राउंड और प्लस आधा। यानी अगर यहाँ से चलना शुरू किया 3 राउंड मारा होगा और फिर आधा, तो इसका आधा कितना होता है? मान लो यहाँ शुरू किया होगा चलना, अगर आधा मान लीजिए यहाँ फिर आ गया होगा, ये डिस्प्लेसमेंट निकलना है आपको। यहाँ पर पाइथागोरस याद आएंगे, एक राइट एंगल बनता हुआ दिख रहा है, निकाल दीजिए पाइथागोरस से, तो काम हो जाएगा। 3 चक्कर और आधा चक्कर लगाएगा, 3 आधा का मतलब कहीं भी आधा रखिए, और एक विस्थापन क्या होता है? सीधी रेखा में करेंगे तो आपका आ जाएगा 200 आएगा रूट में, और 200 जब सॉल्व करेंगे तो 10√2 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। हो गया। एक सवाल है कि विस्थापन के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? यह शून्य नहीं हो सकता है, बिल्कुल गलत बात है। क्या इसका परिमाण और वस्तु की और तय दूरी से अधिक होता है? कभी नहीं। ये दोनों विस्थापन के लिए बात क्या है? गलत है। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, औसत में से बहुत क्वेश्चन हुआ है, आपके बुक का है, कर सकते हैं। औसत चल बढ़ का होता है कुल दूरी बटा कुल समय, लिया गई कुल तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया समय, आप करेंगे तो आपका औसत चला जाएगा। एक प्रश्न ये भी बनता है कि चाल और वेग में अंतर बताइए, करा दिया गया है, फिर भी एक बार करा देते हैं, जब हम लोग बुक में आ चुके हैं। चाल और वेग में अंतर हम ये दिखा सकते हैं। सर यहाँ क्यों नहीं समझाते? क्योंकि ऑलरेडी आपको लेक्चर में बहुत इससे पढ़ाया गया है, इसलिए। गाड़ी का ऑडोमीटर क्या नापता है? तो दूरी नापता है। कहते किस अवस्था में वस्तु और वेग, वस्तु का औसत वेग और उसके परिमाण औसत चाल के बराबर आएगा? किस अवस्था में? तो जब वस्तु स्ट्रेट मोशन में गति करेगी तब, या वृत्तीय भी कर सकती है। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करेगी, सीधी रेखा में, उसका जो कौन स्पीड होगा, और साथ में कौन स्पीड से गति करेगी, तो उसके औसत चाल और औसत वेग बराबर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु एक समान गति में होती है तो इसका मार्ग कैसा होता है? एक समान दो तरीके से होता है, तो उसका रास्ता या तो वृत्त होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए, या तो उसका रास्ता सीधा होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं उसका रास्ता क्या होना चाहिए? सीधी रेखा होना चाहिए या सरल वृत्ताकार होना चाहिए। क्लियर है? चलो सर, तो और कितने सवाल है मेरे पास? एक सेकंड बच्चे जी, मैं आपके लिए इसका काम कर ही दिया जाए। क्वेश्चन है तो आंसर हो गया। क्वेश्चन मैं नहीं लिखा हूं तो पहले क्वेश्चन को दिखाना पड़ेगा। सवाल क्या है? वस्तु हमने ये क्वेश्चन कर लिया, एक वस्तु एक समान गति से गति तो उसका मार्ग कैसे होता है। अब क्वेश्चन ये नोट कीजिए, ये वाला क्वेश्चन लिखिए। तो प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान का सिग्नल पृथ्वी पहुंचने में 5 मिनट लगता है, और पृथ्वी पर से इसके स्टेशन जो है अंतरिक्ष यान की दूरी क्या होगी? सिग्नल की चाल दी है प्रकाश की चाल के, प्रकाश की चाल होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। सवाल नोट हो गया 5 नंबर इसमें का? चलो, हमारे नंबर को ध्यान नहीं देना कि मैं 9 क्यों लिखा हूँ, आप 5 नंबर क्वेश्चन लिखिए। आपको यहाँ वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, और आपको मिनट में जो सेकंड बता दीजिए। तो वेलोसिटी अपने पता क्या होता है सर? डी/टी होता है, और डी निकालने का भी, इसका डी निकालने का हो जाएगा, डिस्टेंस निकालना है तो v/t हो जाएगा। वेलोसिटी इतना दिया है, टाइम इतना दिया है, सेकंड सेकंड कट जाएगा, और इसका मल्टी 300 को आप 3 से गुना करें तो 900 हो जाएगा। तो ये हो गया। और इसको जब इसमें चेंज करेंगे आप लोग एक्सपोनेंट में पावर में, तो 900 को हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻²। ये क्लास 9 पढ़ते आ रहे हैं आप, 10⁻², 10⁻8, 10⁻10 हो जाएगा। कितना मीटर, कितना डिस्टेंस है? अब सवाल है, चलिए अब सवाल नंबर ये है, एग्जाम्पल का सवाल है। कुछ सवाल इधर है, इधर नोट कीजिए, और कुछ इधर भी है। इतना नोट हो गया जी। अब इधर का भी नोट कीजिए। चलिए इसका हल देखिए, और हल बहुत आसान है।
भाई आप सीधे से जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस दिया है इतना, टोटल डिस्टेंस कितना चली है, पहले 2400 उसको दिखा रहा था और पहले 2000 दिखा रहा था, 2400 दिखा रहे हैं। इन्हीं आपके पापा जो भी गाड़ी चलाए होंगे 400 मीटर चलाए होंगे, ठीक है सर। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस टाइम से भाग दीजिए, कट जाएगा 50 बार में इतना आ गया। अगला अगला एग्जाम्पल देखिएगा, सवाल नोट कीजिए। फिजिक्स में जितना क्वेश्चन बनेगा उतना अच्छा रहेगा। उषा 90 मीटर तालाब में तैरती है, जल्दी सवाल लिखिए। एक बार क्वेश्चन अपने से भी ट्राई कर सकते हैं, बन जाएगा। आइए देखिएगा, हल देखिएगा। कुल दूरी उसने कितना थी, 180 मीटर। विस्थापन तो जीरो हो गया, गई थी फिर वापस भी आई है, विस्थापन जीरो हो गया। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाग देंगे तो 3 मीटर आ गया, वेलोसिटी उसका बेग आ गया, औसत बेग। औसत उसका बेग निकल गया, औसत बेग निकालने के लिए बोला है, तो कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो विस्थापन जीरो है तो भाई उसका औसत बेग भी क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। अगला सवाल क्या है, अगला एग्जाम्पल ये है 8.4 वाला। चलिए 8.4 के एग्जाम्पल देखने के लिए आप लोग चलिएगा। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा सर, समय बचाने के लिए, बहुत बिजी है आजकल। देखिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, टाइम 30 सेकंड लिया है, वेलोसिटी इसका दिया है 6 मीटर, फाइनल वेग अंतिम में कितना है, केस वन। तो केस वन पहले त्वरण निकालते हैं। त्वरण क्या होता है, चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो उसका वेलोसिटी आया 6 ही आएगा, 30 भाग देंगे तो 0.2 कटेगा, 60 हो जाएगा। हाँ 0.2 मीटर पर सेकंड केस वन में। अब केस टू में क्या बोला गया है, अब इस बार टाइम क्या लिया है, इतना सॉल्व हो गया। आइए केस टू 2 सवाल पूछा गया था। दूसरा केस क्या है, टाइम है 5 सेकंड, यू है इतना, बी है 4। तो देखो इस बार भी घटा तो बिल्कुल इसे रिटार्डेशन होगा, बी माइनस यू बाई टी, माइनस दो तो माइनस में, इसको माइनस में रहेगा, बिल्कुल माइनस में, क्योंकि वैसे चाल घटा है। अगला सवाल, प्रश्न में इंटेक्स वाला क्वेश्चन है ये वाला। आप किसी वस्तु के बारे में क्या कहेंगे, एक समान त्वरण से गति करता है, और दूसरा क्वेश्चन है वह असमान गति से करता है। तो पहले हम एक समान त्वरण से गति करता है तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो उसके बारे में हम कहेंगे कि भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब वेग में परिवर्तन की दर क्या कांस्टेंट है, अर्थात रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी इज कांस्टेंट है। यानी वेग में परिवर्तन की दर जो है कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, ये चेंज हो रहा है कांस्टेंट है, बराबर चेंज हो रहा है इसलिए। दूसरा पूछा कि असमान त्वरण में क्या कहेंगे, तो असमान त्वरण में यही कह सकते हैं, दूसरा में कहेंगे हम कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। जो चेंज इन वेलोसिटी वेग में परिवर्तन की दर है वो कांस्टेंट नहीं है। इतना बना के छोड़ लेते हैं, इस सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 नंबर देखिएगा, एक बस की गति इतना है, घटकर इतना हो गया है, तो बताइए बस का त्वरण क्या है। सर फास्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई आप माहिर बना सकते हैं आप लोग, टाइम 5 सेकंड है, यू इतना है, भाई त्वरण निकालना, त्वरण फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा सर इसको मैंने किलोमीटर को मीटर में चेंज किया है, करना ही पड़ेगा क्योंकि किलोमीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो किलोमीटर को मैंने मीटर पर सेकंड बदल दिया, 5/20 से गुना करके जी, ताकि ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड आ जाए, क्वांटिटी सेम होना चाहिए। ये त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी लगाइए और खुद से आंसर पाइए। ये आपसे करना चाहिए था। एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं और बाकी अब अगले लेक्चर में करेंगे, तो चैप्टर को खत्म भी हो जाएगा। एक रेलगाड़ी स्टेशन चलना शुरू करती है तो एक समान त्वरण चलती है, तो 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति की चाल प्राप्त कर लेती है। इसका एक्सेलरेशन क्या करना है, त्वरण क्या होगा। ये क्वेश्चन आप बनाएंगे ना, अब इजीली बन जाएगा। चलिए आइए, यू जी जो है टाइम 10 मिनट है, मिनट को हमने सेकंड बदल दिया, ये किलोमीटर प्रति है तो इसको मीटर प्रति सेकंड चेंज कर दिया। त्वरण क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, कर दो इसको, भाई यू तो जीरो है क्योंकि गाड़ी चलना शुरू की थी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 1 इतना कुछ आएगा, ये खुद से करना है, हम नहीं करेंगे, इतना बेसिक समय तक आना चाहिए। तो 0 पॉइंट इतना इतना आ रहा है। चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लेक्चर 5 शुरू करेंगे यहाँ से, लेक्चर 5, और लेक्चर 5 में पूरा आपका चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। लेक्चर कैसे लगे एक बार अपना कमेंट सेक्शन में सुझाव जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।